बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ खुर्रम मुमताज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है, आज हमने अपनी 10th क्लास की बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है। हमारा लेक्चर नंबर 7 है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो वीडियो का जो सेशन है वो डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा है और आज हमारा बायोलॉजी का जो है वो 10th की बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 7 आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, जिनमें कल हमने ब्रोंकाइट्स को देखा था कि ब्रोंकाइट्स में किस तरह से वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, एयर की जहाँ से एयर पास करती है उन नालियों के अंदर जिनको हम ब्रोंकाई का नाम देते हैं, उनके अंदर जो थी वो सोजिश हो जाती थी, म्यूकस भर जाता था, सांस में तंगी आती थी। ठीक है, फिर हमने उसकी टाइप्स को भी डिस्कस किया। तो आज हम अनदर डिसऑर्डर है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा बेसिकली ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में होने वाला एक इन्फेक्शन है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो है वो जो एल्वियोलाई का जो हमारे पास एक स्टेज आती है, हमने जैसे इंसान में हवा का रास्ता जब हमने वो टॉपिक पढ़ा था तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि जैसे हमारे पास ये एल्वियोलर डक्ट्स हैं तो इनके आगे ये एक अंगूर ग्रिप्स का लाइक जो स्ट्रक्चर है जिनको हमने एल्वियोलाई का नाम दिया था। ये जो एल्वियोलाई है ये वो पॉइंट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है। अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर जो है वो आउटसाइड इसकी जो आउटर जो लाइन है, मेम्ब्रेन है, वो बिल्कुल आपको नज़र आ रही है, लेकिन इसके अगर आप इन साइड में देखें तो यहाँ पर भी बहुत सारी वॉल्स हैं। बेसिकली इनमें से हर एक वाल जो है वो गैसेस एक्सचेंज कराती है, हर एक जगह में से गैसेस एक्सचेंज हो रहे होते हैं। अब ये हमारे पास बहुत सारे कार्सिनोजेंस हैं, जैसे हमारे पास सिगरेट के धुएं के अंदर बहुत सारे कार्सिनोजेंस होते हैं और वायरसेस एंड बैक्टीरिया वगैरह, बहुत से बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं कि ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जाके और एल्वियोलर डक्ट्स से आगे निकल के जहाँ पर एल्वियोलाई का पोर्शन शुरू हो रहा होता है वहाँ पर जाकर क्या करते हैं, जो एल्वियोलाई हैं इनकी अंदर की दीवारों को ब्रेकअप करना शुरू कर देते हैं। जब ये इंटरनल जो इसकी जो वॉल्स हैं इनको जो ये जब ब्रेकअप होंगी तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा कि ये आपका जो है वो एल्वियोलर डक्ट्स है। तो यहाँ से पहले क्या सीन था कि इस तरह से आपके पास सैक्स बने होते हैं, तो जब बैक्टीरिया वगैरह या वायरस वगैरह या कार्सिनोजेंस होते हैं जब इन एल्वियोलाई को अफेक्ट करते हैं तो इनकी जो इंटरनल ये वॉल्स हैं इन सब को ब्रेक कर देते हैं। इस तरह से ये सारे इसके अंदर ब्रेकअप हो जाता है, इन सब का अंदर के सारे टिश्यूज़ जो हैं वो ख़त्म हो चुके होते हैं। इस तरह से दरमान में ये चीज़ें पड़ी हैं। अब जो आपकी एल्वियोलाई है ये बाहर से एक बहुत बड़ा सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ये स्ट्रक्चर एक ही बन जाता है, मतलब छोटी छोटी एल्वियोलाई सारी ख़त्म हो जाती हैं और ये बड़ा एक होल बीच में बच जाता है। तो जब एयर यहाँ से आती है तो पहले कितनी सारी वॉल्व्स थी दरमियान में और वो सारी जो वॉल्व्स थी वो क्या करती थी कि गैसेस एक्सचेंज करने का बाइस बनती थी, लेकिन अब वो चूँकि सारी वॉल्व्स तोड़ दी गई हैं तो लिहाजा अब यहाँ से जो गैसेस एक्सचेंज का एरिया बचा है वो सिर्फ इसकी आउटर मेम्ब्रेन बची है, आउटर इसकी जो है ना वो ऊपर वाली साइड बच गई है। अब यहाँ पर क्या होगा, पहले अगर फ़र्ज़ करें कि एक पूरा ये तो पहले था ही था, यहाँ से गैसेस एक्सचेंज होती थी, लेकिन इसका इन साइड जितनी वॉल्स थी वो भी गैसेस एक्सचेंज कराती थी, लेकिन जैसे ही वो सारी वॉल्स ब्रेकअप हुई हैं अब वहाँ की जो गैसेस एक्सचेंज है वो हो नहीं पाती। अब जिससे क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ऑक्सीजन आ जाती है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आ जाती है। दूसरी चीज़ ये सैक्स बड़े हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तो इनके अंदर जब हवा अंदर इनहिलेशन के प्रोसेस के दौरान जब वो हवा हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है तो बड़े बड़े सैक्स के अंदर जाके हवा फंस जाती है। अब फेफड़ों को बड़ी मुश्किल पेश आती है कि वो उनको दोबारा प्रेस करें और हवा को बाहर निकालें। मतलब कहने का मकसद ये है कि जो आपकी हवा है वो बॉडी के अंदर तो चली जाती है
लेकिन बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाती है क्योंकि उसके अंदर सारी वॉल जो है वो ब्रेक हो चुकी है। तो इसको अगर हम बुक के अकॉर्डिंग देखें तो बेसिकली एम्फीसीमा क्या है, ये डिस्ट्रक्शन ऑफ वाल्व्स ऑफ एल्वियोलाई है कि एल्वियोलाई की जो वाल्व्स होती हैं, जो दीवारें होती हैं, वो जगह होती हैं जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होना होती है, वो सारी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, उनके सबका ब्रेकअप हो जाता है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो उसको हम एम्फीसीमा का नाम देते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जब यहाँ पे ये वॉल्व्स ब्रेक हो जाती हैं तो स्टूडेंट्स इनमें लार्ज सैक्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये जो लार्ज सैक्स बन जाते हैं ये गैसेस को इजीली एक्सचेंज नहीं होने देते और सरफेस एरिया इसका हमेशा कम कर देती हैं। जैसे ही वो वॉल्व्स ब्रेक होती हैं तो गैस एक्सचेंज कराने वाला जो सरफेस एरिया वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अच्छा, उसके अलावा जब हमारे पास होता क्या है, हम हवा को जब अंदर लेके जा रहे होते हैं तो हमारे जो लंग्स हैं वो एक्सपैंड करते हैं। जब एक्सपैंड करते हैं तो वो अपनी पोजीशन से हट के फैल जाते हैं, ऊपर की तरफ भी डायफ्राम भी नीचे चला गया है, आपके जो लंग्स हैं वो फैल चुके हैं। ठीक है, अगर एम्फीसीमा की डिजीज़ है, अगर बड़े बड़े सैक्स बन गए हैं, वॉल्स ब्रेकअप हो गई हैं, तो फिर क्या होता है कि आपकी जो हवा अंदर चली जाती है, जो फेफड़े आपके एक्सपैंड हो जाते हैं, उनको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने में मुश्किल पेश आती है। तो वो जो लंग्स हैं उनको एम्फीसीमा के अंदर वापस ओरिजिनल पोजीशन में आना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। स्टूडेंट्स, हमें कैसे पता चलेगा कि अगर किसी भी स्टूडेंट को या किसी मेल को, फीमेल को या किसी पेशेंट को अगर एम्फीसीमा की डिजीज़ है तो उसको क्या होगा? बेसिकली उसके अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, ये तो हमारे पास एक कॉमन सिम्टम्स है कि जब भी कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई भी डिसऑर्डर होगा तो ये आप सब में लिख सकते हैं कि सांस लेने में तंगी आती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो रही होती है। ठीक है, लोग थक जाते हैं, फटीज उनके अंदर आ जाती है, थकावट, पूरे जिस्म टूटा सा लगता है। ठीक है, आपका जिस्म ऐसे अंदर जैसे पता नहीं टूट रहा है ये। ठीक है, उसके अलावा सडन वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही ये प्रोसेस चलता रहता है आपका जो वज़न है वो कम होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी मैकेनिज़्म है, उसके अंदर अगर अगेन एंड अगेन बार बार जो है अगर इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई सीरियस डिजीज़ है, एम्फीसीमा की किस्म की हो सकती है। उसके अलावा बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, कि अगर आपको जब पता चलता है, सिम्टम्स जब लागू होना शुरू हो जाती हैं, जब सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाती हैं, उस वक्त तक जो एम्फीसीमा काज करने वाले जो एजेंट्स हैं वो हमारा तकरीबन 50 to 70% जो टिश्यूज़ होते हैं ना आपके लंग्स के, वो ब्रेक हो चुके होते हैं। तो ये एक बड़ी अजीब बात है कि हमें पता ही उस वक्त चलता है कि हमको एम्फीसीमा हो गया जब हमारे जो टिश्यूज़ हैं वो 50 to 70% ब्रेकअप हो चुके होते हैं, ख़त्म हो चुके होते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपने जो है वो माइंड में रखना है। उसके अलावा ये है, जब जो एम्फीसीमा के अंदर जब ये वॉल्व ब्रेक हो जाती हैं तो डेफिनेटली जो गैसेस एक्सचेंज एरिया है वो कम पड़ जाता है। तो जब आप लोग कोई रनिंग का काम कर रहे होंगे या हार्डवर्क कर रहे होंगे तो देन फिर आपकी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ज़्यादा ऑक्सीजन जिन एरियाज़ से आती थी वो तो सरफेस एरिया ही कम हो गया एम्फीसीमा की वजह से। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो फॉल कर जाता है। जब ऑक्सीजन लेवल आपकी बॉडी में गिर जाता है तो देन फिर क्या होता है कि आपकी बॉडी, चूँकि ऑक्सीजन जो है एक लाइफ गैस है, आपकी बॉडी के लिए फ्यूल होता है, अगर ऑक्सीजन ही नहीं है आपके पास तो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी बॉडी रन कर सकती है। फिर क्या होगा, कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, फिर जो है वो डिफरेंट किस्म की और भी बहुत सी पेचीदगियाँ बॉडी के अंदर जन्म लेती हैं, मतलब वहाँ से आगे बॉडी का रन करना मुश्किल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक 10th क्लास की बायोलॉजी का, जिसको हमने एम्फीसीमा का नाम दिया, जिसके अंदर हमने क्या किया कि उसकी काजेज़ पढ़े, उसकी सिम्टम्स पढ़ी। ठीक है, तो अगर आपको ये छोटा सा टॉपिक जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट हमारा डिसऑर्डर जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर इस एम्फीसीमा की टॉपिक में अगर स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें। ठीक है, कि हम कहाँ पर कैसा काम कर रहे हैं, इंकरेजमेंट ये सारे स्टूडेंट्स आप लोगों ने ही हमें बताना होता है। ठीक है, तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।